ओके, 7th क्लास स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड स्लेव डायनेस्टी. ओके, हम ये अच्छे से जानते हैं. आफ्टर गयासुद्दीन बलबन, जितने भी उसके सक्सेसर्स आए या जो उसके बाद जितने भी रूलर्स थे, दे वर नॉट कैपेबल टू रूल ओवर द एम्पायर. तब क्या हुआ कि एक और ट्राइबल पीपल्स थे जिनको हम खलजी के नाम से जानते हैं. इन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने इनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया और इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया. और वहाँ से स्टार्ट हुई दूसरी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी. The Khaljis ruled for 3 decades. Decades means in a 1 decade 10 years consisted. So 3 decades mean 30 years. The Khalji ruled for 3 decades. They were very ambitious and wanted to expand the empire. बहुत ही ambitious थे. वो चाहते थे कि जो empire अब उन्हें मिला है उसको वो expand करें, अपने empire को और expand करें. They were able ruler, good administrators and worked for all-round development of the empire. एक तो वो बहुत अच्छे रूलर थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं उनको संभालने के लिए वे कैपेबल थे, बहुत अच्छी उनकी नॉलेज थी. दूसरा, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर मीन्स कि कोई एम्पायर है जिसके ऑल राउंड, मतलब उसकी टेक्निकल हो, चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उसका आर्ट का हो या कोर्टियार्ड का हो या सब्जेक्ट्स हो, जो भी एरिया हैं उन सभी में, उसका ट्रेडिंग, उसका इकोनॉमिक, फाइनेंशियली, जो भी जितना भी है एरिया, सबके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया. They consolidated a huge empire and introduced market control policies. Consolidated का क्या मतलब होता है बेटा? किसी भी चीज़ को ताकत देना, give strength to something. तो इन्होंने किसको consolidated किया था? A huge empire, जो उन्होंने बड़ा सा empire अपना खड़ा किया, उसको consolidated किया, उसे शक्ति दी. And introduced market control policies. और उन्होंने market control policies को introduce कराया. ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कैसी है, इसके बारे में हम धीरे धीरे अभी आगे समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे. तो सबसे पहला जो रूलर था वो था जलाउद्दीन खलजी. इसने जो रूल किया था 1290 से 1290 कॉमन एरा. तो आप जानते हैं कि बहुत ही कम समय इसने रूल किया, 6 years. बट ये एक ऐसा एम्पायर है जिसने खलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी. He was the founder of the Khalji dynasty after overthrowing the last ruler of the slave dynasty. तो स्लेव डायनेस्टी का जो भी रूलर होगा वो बहुत वीक था, बहुत ही वो था, उनके नाम नहीं दिए गए थे. तो फिर भी हम लास्ट रूलर गयासुद्दीन बलबन को ही जानते हैं. बट उसके बाद जो आए थे उसके वो इतने कैपेबल नहीं थे. तो जो भी लास्ट रूलर था उसको ओवरथ्रो करके स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई थी और खलजी डायनेस्टी के फाउंडेशन रखी गई. किसके द्वारा? जलाउद्दीन खलजी के द्वारा. ही वॉज अ टॉलरेंट एंड कैपेबल रूलर एंड वॉज एबल टू डील विद मंगोल थ्रेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अच्छा, मंगोल जो थे, जब स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट भी हुआ था, आप जानते हैं बहुत टाइम से मंगोल जो हैं, जो कि अभी चाइना हम देखते हैं वहाँ उसी साइड में, चाइना उस टाइम नहीं था, मंगोल था बहुत बड़ा साम्राज्य. तो मंगोल के जो लोग थे काफ़ी, एक मैंने आपको बताया था कि मंगोल का जो एक लीडर था जिसका नाम था चंगेज खां, बहुत ही क्रूल, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल रहा है उसका हिस्ट्री. और उसका हिस्ट्री आगे आने में दिल्ली सल्तनत में बाबर से जुड़ा हुआ है, तो वो हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे. मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाती रहती हूँ जिससे आपको वो चीज़ रिमाइंड होती जाए टाइमली. तो मंगोल एक ऐसे लोग थे कि भाई मंगोलियंस थे वो ना हमेशा ना अपनी आई रखते थे इंडिया के ऊपर.
तो वो जो एंटर करते थे उनको पता था एक ही जगह एंटर करने के लिए इंडिया में, जो कि होता था नॉर्थ वेस्ट साइड। वहाँ पे एक रूट होता था जिसको हम फिर पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में, जहाँ से ट्रेड होता था, तो वहाँ का रास्ता खुला हुआ था। तो नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो है वहाँ से मंगोलियन आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो गयासुद्दीन बलबन था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने पहले से इस बात को जानते थे इस चीज़ को, तो नॉर्थ वेस्ट पर उन्होंने काफ़ी तगड़ी सेफ्टी पहले से ही रख रखी थी। और जलाउद्दीन खिलजी भी इस चीज़ से बेखबर नहीं था, वो भी जानता था कि मंगोलियन का नज़र यहाँ पे रहता है। तो क्या हुआ, जलाउद्दीन अच्छे से जानता था, तो वो एक कैपेबल रूलर था, तो वॉज एबल टू डील, वो जानता था कि कैसे इन मंगोलियन से हमें डील करना है, जो कि हमेशा एक आते वक्त किसी ना किसी तरीके से एक डर पैदा करते रहते थे। मंगोल थ्रेट टू सर्टेन एक्सटेंट। His nephew अलाउद्दीन खिलजी लेड अ सक्सेसफुल एक्सपेंडिशन। तो आगे जाके उसकी मृत्यु हो गई होगी जलाउद्दीन खिलजी की, तो बाद में किसने रूल किया उनके बाद, उनका ही जो नेफ्यू था, भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, लेड अ सक्सेसफुल एक्सपेंडिशन अगेंस्ट देवागिरी एंड यूज द अटेंड वेल टू ओवरथ्रो एंड किल हिम। देवागिरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो उसके बाद उसका नेफ्यू जो आया अलाउद्दीन खिलजी, उसने एक बहुत ही सफलता के साथ सक्सेसफुली एक्सपेंडिशन किया, मतलब कंट्रोल में लिया किसको, देवागिरी को। एंड उसको आगे जाके जो वहाँ पे उन्होंने कंपेन किया, उसके बाद उनको हराने के बाद वहाँ से काफ़ी तादाद में संपत्ति लूटी और उसको मार भी दिया। तो देवागिरी को हम कैसे जान सकते हैं, पहले बहुत टाइम, आज जो प्रेजेंट डे है औरंगाबाद, वो देवागिरी ही है। तो दिस सिटी वॉज बिल्ट अराउंड 1187 बाई द फर्स्ट यादव किंग भिल्लामा फिफ्थ। तो ये पहले जो देवागिरी जो था वो एक्चुअली यादवों की सिटी थी, और यादवों ने, यानी कि उसमें एक किंग था पहला भिल्लामा फिफ्थ, उन्होंने ये 1308 में एक्चुअली कॉमन एरा में बनाई हुई थी। द सिटी वर अनेक्स्ड बाय अ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रॉपर तरीके से अनेक्स्ड किया था। अनेक्स्ड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मैंने बताया ही था, किसी पे को अपने अधिकार में ले लेना, उस पर आक्रमण करके, तो उसे अनेक्स किया था। और इन 1327 सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी में आने वाले हैं, इसी देवागिरी को रीनेम देते हैं और उनका नाम रख देते हैं दौलताबाद। आज दौलताबाद होता है, और आज की डेट में हम उसको औरंगाबाद बोलते हैं। चलिए, देवागिरी के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवागिरी के अगेंस्ट एक्सपेंडिशन के लिए अपना कंपेन किया और वहाँ से काफ़ी मात्रा में संपत्ति ली और जो भी रूल कर रहा था उसको मार दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और आगे पढ़ते हैं हम। Alauddin Khilji was the most powerful ruler of the Khalji dynasty and the Delhi Sultanate. तो गलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही पावरफुल रूलर था। ऑब्वियसली उसने देवगिरी पे ही आते ही मतलब अपना एम्पायर का एक्सपेंडिशन किया, तो ये पता लग जाता है कि वो कोई ऐसी साधारण सा रूलर नहीं था, कैपेबल रूलर था। अलाउद्दीन वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड अ वेरी क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटर। जब जलाउद्दीन खिलजी होगा तो वो उस टाइम एक जनरल रहा होगा उनका, तो वो एक बहुत ही क्लेवर जनरल रहा है और उसको बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना आता है। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान टू बिल्ड एन इम्पेरियल एम्पायर इन इंडिया। तो ये पहला तुर्किश सुल्तान था बेटा, और इसने पहली बार इंडिया में एक इम्पेरियल एम्पायर को बनाया। इम्पेरियल का मतलब होता है एक रॉयल एम्पायर। अभी जब हम क्यों बोलते हैं कि रॉयल, क्यों बोल रहे हैं इम्पेरियल एम्पायर, क्योंकि नॉर्मली जो सुल्तान थे जो आए थे वो नॉर्मली ट्राइबल पीपल्स थे, मतलब इनका जो जहाँ से ये आते हैं वहाँ उस जगह पर ये ट्राइबल सोसाइटीज़ में रहते थे, कोई रॉयल्टी नहीं थी। रॉयल्टी जैसे इंडिया में मिलती है वैसी रॉयल्टी नहीं थी, तो रॉयल्टी वहाँ नहीं थी। तो जब ये आए तो इन्होंने अपना
एक्सपेंडिशन किया, बहुत सारा धन लूटा, एम्पायर बढ़ाया, तो एक रॉयल्टी अपने आप में इन्होंने स्थापित की, इन्होंने रॉयल्टी बनाई। तो अपना इनका जो जीने का तरीका था उसमें, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो हमारे यहाँ के जो किंग्स होते थे वो बहुत ही लिटरेट होते थे, बट द रूलर्स comes from the out of country, especially from Islamic country, they normally illiterate people, उनको बस मारना आता था, आक्रमण करना आता था, ये सब करना आता था। तो वो इस रॉयल्टी को नहीं समझते थे, वो क्रूएलिटी को समझते थे। तो यहाँ पे रॉयल्टी वर्ड इसलिए यूज किया गया है बेटा। तो पहला एक अलाउद्दीन एक ऐसा एम्पायर था जिसने इम्पेरियल एम्पायर की फाउंडेशन रखी है, फाउंडेशन नहीं रखी है बट उसको बनाया है, फाउंडेशन तो जलाउद्दीन खिलजी ने ही रखी थी। हीज पॉलिसीज वर वेरी इफेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हीज एम्पायर। अच्छा, दूसरा उसको मार्केट की पॉलिसीज बहुत अच्छी आती थी। तो एक तरीके से जब फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे होते हो तो आपका एम्पायर और अच्छा ही होगा, है ना, क्योंकि आपके देश है, अगर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है तो आपका देश भी पावरफुल है। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। Alauddin's planning and execution abilities resulted in strategic and economic gains. आप यहाँ पे इस लाइन में देखो, तीन चीजें हैं जो समझने की। एक तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, इन तीन वर्ड्स को आप समझिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटजी। प्लानिंग यानी आप किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी एम के लिए पहले आप प्लानिंग करते हो, राइट। मान लो आपको कोई भी, आपने एक अपना टारगेट बना लिया कि मुझे ऐसा बनना है, उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि नहीं मैं ये कोर्स करूँगा, मैं ये कोर्स इतने दिन में इस तरीके से पढ़ाई करके करूँगा, मेरी ये प्लानिंग रहेगी, मेरी ये प्लानिंग रहेगी, मैं इनसे दूर रहूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। ये एक तरीके की हम प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। अभी वो टाइम नहीं आया है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग बना के चलते हैं कि हाँ इतने टाइम पीरियड के अंदर मैं ये चीज़ें कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है जब टाइम आता है तो आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट मीन्स उसको आप उसको फॉलो करते हो। नाउ अब एग्जीक्यूट हो गया, अब उसमें चल रहे हैं आप उस पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। स्ट्रेटेजी कैसे कि चलो मैंने प्लान ए बनाया है, अगर प्लान ए आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो ये जो चीज़ होती है वो होती है स्ट्रेटेजी, कि भाई प्लान बी नहीं है तो उसके बाद प्लान सी भी हमारे पास है। तो इस तरह की प्लानिंग करते थे। तो ये जो प्लानिंग का तरीका, ये जो मेंटल स्किल्स है, ये अलाउद्दीन खिलजी में बहुत अच्छी खासी थी। तो Alauddin's planning and execution abilities resulted in strategic and economic gains। अब जब इतनी प्लानिंग करके कोई चलेगा तो उसकी इकोनॉमिकल जो गेन होगी, मतलब जो पैसों की उसकी जो आमदनी उसकी होगी वो बहुत ही अच्छी खासी होगी। द कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा इन द वेस्ट gave him control over the western seaport। अच्छा, सीपोर्ट उस समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता था, समझने की कोशिश करो। क्योंकि वेस्टर्न घाट से लगे, वेस्टर्न सीपोर्ट से क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी दूसरे कंट्रीज पर। तो जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको आप सी लैंड से ही तो भेजोगे ना, सी रूट से ही तो भेजोगे। तो सी पोर्ट्स उस समय किसके अधिकार में थे, गुजरात के और मालवा के अधिकार में। तो उसको ये पता था कि अगर मैं मालवा और गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लूँगा तो वहाँ का जो सी पोर्ट है उसका मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ से मैं ट्रेडिंग के लिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और फिर वहाँ से मैं ट्रेड करूँगा तो मुझे वहाँ से आमदनी होगी। तो ही वॉज रियली वेरी वेरी प्लान्ड रूलर, बहुत अच्छी प्लानिंग करते थे, बहुत ही अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। ही आल्सो लेड सक्सेसफुल एक्सपेंडिशंस अगेंस्ट रणथंबोर। उन्होंने एक एक्सपेंडिशन, एक और कैंपेन किया, कहाँ पे, अगेन रणथंबोर। आप रणथंबोर, चित्तौड़, जालौर, ये सब राजस्थान में आने वाली सिटीज हैं। अलाउद्दीन नेक्स्ट ऑर्गेनाइज एन अडर्स कैंपेन अगेंस्ट द दक्कन। अडर्स मीन्स मतलब, अडर्स का मतलब मैं बताती हूँ, एक तरीके से ये होगा, एक मिनट रुक जाएं, थोड़ा सा मुझे चेक करने दें। हाँ हाँ, डिफिकल्टी एंड टायरिंग आप देख सकते हो कीवर्ड्स में से भी। अलाउद्दीन नेक्स्ट ऑर्गेनाइज एंड आर्डुअस अ कैंपेन अगेंस्ट द दक्कन। तो बहुत ही एक जो कैंपेन उसने किया, किसके, दक्कन के,
वो बहुत ही जो कैंपेनिंग थी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही डिफिकल्ट थी और बहुत ही टायरिंग थी। मतलब अगर कैंपेनिंग होगी तो कैंपेनिंग में ऑलवेज सोल्जर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, तो इस कैंपेनिंग में उनको बहुत टायर्डनेस फील होगी। तो इस तरह की भैया कैंपेनिंग क्यों इतनी डिफिकल्ट है, क्योंकि दक्कन प्लेट्यू है जो इंडिया का, वो बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है। क्यों प्रोमिनेंट एरिया है बेटा? क्योंकि एक तो वहाँ की सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। आपको बता दो, जो दक्कन प्लेट्यू के बारे में आपने 4th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इंडिया में नर्मदा नदी से लेके कृष्णा कावेरी नदी तक का जो एरिया होता है वो दक्कन प्लेट्यू कहलाया जाता है। तो वहाँ तक मतलब एरिया साउथ नहीं आता पूरा, मतलब बीच का एक दक्कन एरिया है जो कि पेनिनसुलर एरिया का एक पार्ट है। और वो दक्कन प्लेट्यू काफ़ी सालों पहले जब वॉल्केनो इरप्ट हुए थे तो वहाँ से निकलने वाला लावा उस धरती को बहुत ही फर्टाइलिटी दे देता है। तो वहाँ की फर्टाइलिटी बड़ी अच्छी है, तो ऑब्वियसली वहाँ की फार्मिंग बहुत अच्छी होगी, तो वो अपने आप में ही काफ़ी समृद्ध और प्रॉस्पेरिटी वहाँ की अच्छी खासी होगी। तो दक्कन प्लेट्यू पर रहने वाले जितने भी किंगडम्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे। ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब कोई कंपेनिंग करने जाएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, टायरिंग होगा। और वहाँ की जो लैंड फॉर्म्स है वो भी आप जानते हैं कि प्लेन सरफेस नहीं है, वहाँ हिली एरियाज भी आ जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ सी जगह हैं, तो वहाँ की कंपेनिंग इतनी आसान नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने कंपेनिंग की तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे किसको डिफीट किया, किसको हराया? किंग्स ऑफ वारंगल, वारंगल के जो किंग्स हैं उनको हराया, और देवरा समुद्रा जो कि मैसूर के और मैसूर को, इन सबको इन्होंने डिफीट किया। ही रिटर्न फ्रॉम द डेक्कन विथ, और जब वो वहाँ से सबको हरा के और वहाँ से आए हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ तो लाएंगे ना, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ लाए होंगे। तो उन्होंने सबको पे आक्रमण करके जो धन संपत्ति लेके आए, तो मैं आपको यहाँ पे इस अकाउंट दिखा हुआ है, मैं बताती हूँ कि वहाँ से जब लौट रहे थे तो 612 तो उनके पास एलिफेंट्स थे, 20,000 उनके पास हॉर्सेस थे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड चेस्ट ऑफ ज्वेलरी, चेस्ट से रिलेटेड मतलब गले में पहनने वाली खूब सारी ज्वेलरी उनके पास थी, गोल्ड था। द डिफीटेड किंग्स कंटिन्यू टू रूल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सुल्तान्स सजेरेनिटी एंड प्रॉमिस टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम। तो जो डिफीट करे गए किंग्स थे उसके कहाँ कहाँ के, एक तो वारंगल के, देवरा समुद्रा और मैसूर के जितने भी किंग थे उनको क्या किया उन्होंने? सजरेनिटी, सजरेनिटी का मतलब होता है बेटा, इसकी स्पेलिंग में फिर बोलती हूँ, SUZERAINTY। इसका मतलब होता है कि भाई किसी पे कंट्रोल कर लेना, लेकिन उसको वहाँ पे रूल करने देना, और वो आपके बिहाफ पर एक्चुअली रूल कर रहा है, तो आपको वो टाइम के साथ ट्रिब्यूट पे करेगा, जो भी उसकी आमदनी होगी वो आपको पे करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपके कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो सजेनिटी है इसका मतलब है कि वो किंग्स अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में काम कर रहे हैं उस जगह पर। Alauddin became the first sultan to establish a large empire which extended to the south of river Narmada. अलाउद्दीन ने पहला एक ऐसा सुल्तान बना जिसने एक बहुत बड़े लार्ज एम्पायर को खड़ा किया और जो कि साउथ में रिवर नर्मदा तक एक्सटेंड हो चुका था। तो अभी हमने देखा कि एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर कमिंग और मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब इनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं बेटा। अलाउद्दीन खिलजी वाज अ गुड मिलिट्री स्ट्रेटजी। अच्छा भैया, स्ट्रेटेजी बनाने में तो उसका माहिर था वो, तो उसकी मिलिट्री जो थी वो उसमें भी बहुत ही माहिर था। तो उसने क्या कर रखा था, अब ये देखो अपनी आर्मी में, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम वेल प्लान मिलिट्री रिफॉर्म्स। उसने वेल प्लान मिलिट्री रिफॉर्म्स की थी। किस तरीके से रिफॉर्म की थी? His main aim behind these reforms was to keep a well motivated, disciplined and trained army. जितने भी सोल्जर्स हैं वो प्रॉपर डिसिप्लिन हो, मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि भाई बहुत टाइम लॉन्ग टाइम से अगर आप लंबे समय तक युद्ध करते चले आ रहे हैं, वॉर करते चले तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली टायर्ड हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल थके भी हो सकते हो। तो अपने सोल्जर्स को ऐसे टाइम पीरियड में मोटिवेट करते रहना, उनको एक अच्छा एक एनवायरनमेंट देना एक रूलर, एक अच्छे रूलर की पहचान होती है। तो वो इन सब चीज़ों में माहिर था, वेल मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड करता था उन्हें। विच कुड फेस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स, अपोनेंट्स मतलब जो आपके विरोधी होते हैं, अपोनेंट्स
स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लाइक द मंगोल्स। आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि मंगोल्स तो सबसे बड़े अपोनेंट्स थे इनके, उनको वो फेस कर सके, ऐसा उन्होंने उनको बनाया रखा था। अलाउद्दीन maintained a well-paid army consisting of 4,75,000 horsemen। तो अपनी आर्मी को उसने पे रोल पे रखा हुआ था, उनको सैलरी देता था बकायदा, और वो बहुत ही वेल प्लेड आर्मी थी, वेल पेड आर्मी, और जिसमें कम से कम 4,75,000 हॉर्समैन ही थे। He introduced the system of branding horses called दाग। जो भी हॉर्सेस यूज किए जाते थे उसमें ब्रांडिंग हॉर्सेस होते हैं, जो जिसकी कहना चाहिए, जो हॉर्स होते हैं जिनकी नस्ल बहुत अच्छी होती है, उन्हीं हॉर्सेस को लिया जाता था। आपको अगर मैं पूछूं कि भाई सबसे अच्छी नस्ल के जो हॉर्सेस होते हैं कहाँ मिलते हैं, तो आप देख लेना अरब साइड के जो हॉर्सेस होते हैं बहुत ही अच्छी नस्ल के होते हैं। तो ब्रांडिंग, उसमें भी ब्रांड होते हैं, भी कौन सी ब्रांड का आप हॉर्स यूज कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग का हॉर्स वगैरह यूज किया जाता था, जिसको हम कहते हैं दाग। एंड सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग प्रोफाइल्स ऑफ सोल्जर्स कॉल्ड चेहरा। तो एक सिस्टम था जो मेंटेन कर रहा था, मतलब ऐसी आर्मी को, ऐसे सोल्जर्स को जो अगर कहीं भी गए हैं तो उसको प्रॉपर डिस्क्राइब कर सके कि भैया ऐसे ऐसे वो वहाँ पे इस तरह की आर्मी है, उनको इतनी नॉलेज है, उस रूलर को इतनी नॉलेज है, उनका इस तरीके से शासन है, हम कैसे उसकी वीक पॉइंट है, मतलब वीक पॉइंट, स्ट्रेंथ पॉइंट्स, वहाँ की जितनी भी सेना है वो किस तरह की, अपने एनिमी पार्ट को अच्छी तरीके से लुक करते हुए उसको एक्सप्लेन करने वाला, ऐसे सोल्जर्स उसने रखे हुए थे। तो उनको क्या नाम दे रखा था, चेहरा। ठीक है। अलाउद्दीन was successfully able to deal with the Mongols by strengthening in his army, building new forts and making the old ones better. He strategically placed his army for an effective counter attack against the Mongols। तो सबसे बड़ा तो एक बात क्लियर हो जाती है, उस समय का जो दुश्मन है उनका वो है सबसे पहले मंगोल्स। तो अलाउद्दीन जो था उसने पहले तो अपने आप को मंगोल के डील करने के लायक बनाने के लिए अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ दी, उसको शक्तिशाली बनाया। फिर दूसरा, न्यू फोर्ट को भी इसने कंस्ट्रक्ट किया, और पुराना वाला जो फोर्ट था उसको भी बेटर किया, और अपनी जो वेल मेंटेन्ड और वेल प्लेड और कहना चाहिए चेहरा वाली सोल्जर्स जो थे उनको वहाँ पर उसने प्लेस किया, वहाँ पे रखा, जो कि मंगोल के साथ एक काउंटर अटैक कर सके। काउंटर अटैक का क्या मतलब होता है बेटा, ऐसे अटैक, मान लो दुश्मन पक्ष जो है, एनिमी पार्ट्स जो है, वो कभी भी कैसे भी समय पे आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो आप भी इतने प्लान होने चाहिए कि अगर कोई भी एकदम से कोई आपके ऊपर वॉर कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो आपके पास भी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप भी उस पर काउंटर अटैक कर सको। ठीक है, एक तरीके से वेल prepared soldiers in any condition। ठीक है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। Alauddin maintained a large army and needed a substantial amount for its maintenance। भाई जब उसको पता है कि आर्मी इस तरीके की मेंटेन चाहिए मुझे, और उसके लिए बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए। सब्सटेंशियल मतलब एक तरीके से संतोषजनक, मतलब प्रॉपर उतना जितना चाहिए वो अमाउंट उसको चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। तो पक्की बात है, अपना खर्चा है ना ये भी, तो इस खर्चे की पूर्ति तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, मार्केट पॉलिसीज बनाई। ठीक है। तो मार्केट पॉलिसीज बनाने का क्या रीजन था, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग दिस आर्मी ही हैड टू फाइंड न्यू वे टू ऐड टू हिज रेवेन्यू। रेवेन्यू पहले भी लिया जाता था, जो भी जिसकी जितनी भी कमाई है सब्जेक्ट्स की, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा लेना और प्रशासन के कार्यों में लगाना। लेकिन अब ये वो देख रहा था कि आर्मी में इस तरीके की बना रहा हूँ, अपने एम्पायर को इतना एक्सपेंड कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ चाहिए, तो इसके लिए एक्सपेंसेस भैया जितने भी हैं उनकी पूर्ति के लिए उसने क्या किया, एक नया तरीका इजाद किया रेवेन्यू में। अलाउद्दीन खिलजी gave orders to measure all the lands which was under cultivation। तो फार्मिंग एक सबसे पहला प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था, तो उनको पता है कि फार्मिंग के ही रेवेन्यू में वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो उसने क्या हुआ, अपने ऑर्डर दिया कि भाई पहले तो मेजर करो कि क्या क्या कल्टीवेशन से क्या क्या है। ही ब्रॉट द
assessment and collection of land revenue under the control of the state. तो जितने भी स्टेट्स में कल्टीवेशन हो रहे हैं, जितना भी रेवेन्यू है, उसको जितना भी उसको कलेक्ट किया. The local chieftains had to pay taxes instead of receiving them. There were three types of taxes. अब जो रेवेन्यू आता था, अब रेवेन्यू नहीं, अब टैक्स लगाया जाना था. अब किस तरह के टैक्सेस उसने लगाए गए थे? दो तीन टाइप के टैक्सेस थे. लैंड रेवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं खर्च, खर्च, लैंड रेवेन्यू को खर्च, जो कि 50% होता था प्रोड्यूस से. मतलब अगर मान लो कोई किसान है, उसकी लैंड है, उस पर जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उसका 50% जो है वो टैक्स में जाएगा, मतलब गवर्नमेंट को जाएगा. बाकी 50% वो अपने आप बेचे, जितना भी बेचना है. फिर दूसरा कैटल पर टैक्स होता था, टैक्स ऑन कैटल्स, जितने भी भेड़ बकरियां हैं, जो भी चरने वाले एनिमल्स हैं, वो सब पे भी टैक्स लगेगा. टैक्स ऑन हाउसेस, आपके घर पर भी टैक्स लगेगा कि आपके कितने घर हैं, कितना बड़ा घर है, उस पर भी टैक्स. अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. एक अच्छी मार्केट पॉलिसी भी उसने इंट्रोड्यूस की. कैसे? ही फिक्स द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स. जितने भी फूड ग्रेन्स थे उन पर एक फिक्स प्राइस रख दिया. ये नहीं कि जिसको भी जो भी है वो जितने भी हिसाब में बेच रहा है, ऐसे नहीं होगा. अब उसको केवल फिक्स रेट है कि हाँ भाई इतने किलो ये रहेगा, मतलब 50 रुपये किलो ये है तो यही रहेगा, 40 रुपये किलो ये वाली दाल है तो यही रहेगी. ये नहीं कि किसने भी कितने भी किलो किसी भी रेट पे बेचा, ऐसा नहीं होगा. अब वो एक तरीके से जो भी था, अब एक बिल्कुल फिक्स रेट पर फूड ग्रेन्स जाएंगे. He also made different kinds of arrangements for the supply of commodities. Commodities का मतलब होता है things, जितनी भी चीज़ें बेचने वाली चीज़ें हैं. He also made different kinds of arrangements for the supply of commodities. उनके सप्लाई के लिए एक प्रॉपर डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट किया जाएगा, उसको बनाया, डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट बनाया. द फार्मर्स ग्रोइंग कॉर्न विथ 100 miles of Delhi were allowed to keep only 10 months of corn with them. तो दिल्ली के 100 miles तक जो फार्मर्स थे वो कॉर्न उगाते थे, उनको अलाउड कर दिया कि वो कॉर्न ही उगाएं. उसका वो 10 months जो है, उसका एक 10 months इनकी जो एक तरीके का मेजरमेंट यूनिट है, मॉन्ट्स, उसका 10 months जो है कॉर्न का वो अपने पास रख सकते हैं. द रिमेनिंग वॉज सोल्ड टू गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रेट्स इन द तारीफ लिस्ट. तारीफ लिस्ट क्या होती है कि भाई ऐसी लिस्ट जिसमें सारे रेट्स लिखे, किस रेट पे कौन सी चीज़ बेची जाएगी, किस पे कितना टैक्स है, क्या है, वो लिस्ट होती है. तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी है बचा हुआ हिस्सा वो सबके सब गवर्नमेंट के अंदर जाएगा. A large number of storehouses and granaries were built in the capital to store large quantities of corn to make this possible. तो ये जो ग्रैनरीज है, ये एक तरीके के स्टोर होते हैं जहाँ पे दालें वगैरह स्टोर की जाती हैं. इसको स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं, ग्रैनरीज भी बोल सकते हैं. तो एक बहुत ही बड़े लंबे एरिया में ये बनाई गई थी, जिससे जो भी कॉर्न है उसमें अच्छी क्वालिटीज़ का जो कॉर्न है वो उसमें हर संभव तरीके से रखा जा सके. इन टाइम ऑफ क्राइसिस एंड शॉर्टेज दिस कॉर्न वाज सोल्ड टू सिटीजन ऑफ दिल्ली एट फिक्स रेट्स. तो मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि बुरा वक्त आ जाता है, कोई ना कोई क्राइसिस हो जाता है या कोई शॉर्टेज हो जाती है, कुछ भी, मतलब उस समय क्या होता था कि भाई सिटीजन्स को इन रखे हुए ग्रैनरीज में रखे हुए चीज़ों को हम उन तक पहुंचा सके एक फिक्स रेट में. At the same time, nobody was allowed to buy more than half amount of corn at a time. अच्छा, ये भी बता दिया कि चलो ठीक है, हम क्राइसिस के टाइम में इतना अब इसको यूज़ कर सकते हैं, सिटीजन्स को दे सकते हैं. पर हर सिटीजन ये नहीं है कि भैया उसने बहुत सारा तादाद में खरीद लिया. मान लो जिसके पास बहुत पैसा है वो तो बहुत तादाद में खरीद लेगा ना, बाकी अगर वही खरीद लेगा तो बाकी सबको क्या होगा, क्या उनको सबको उतने बैलेंस में मिलेगा? भैया हमने तो 10-10 20-20 मॉन्ट्स खरीद लिया. अब जो दूसरे गरीब है उनका क्या होगा? अमीरों ने तो खरीद लिया, जमींदारों ने खरीद लिया, अब वो उसको कैसे दुगनी दाम में भी बेच सकते हैं दूसरों को. तो ये जमाखोरी ना हो पाए, ये हॉट ना हो पाए, उन्होंने क्या किया कि भाई एक फिक्स
अमाउंट रख दिया कि भाई इतना अमाउंट ही वो एक एक पर्सन ले सकता है, और वो हाफ अमाउंट्स होता था कौन का जो एक पर्सन लेगा. दिस मेजर्स वर बेनिफिशियल फॉर ऑल. ये जो मेजर था ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ. कैसे? फर्स्ट, द ग्रेन मर्चेंट्स कुड नॉट होर्ड ग्रेन्स टू क्रिएट अ स्कार्सिटी टू इंक्रीज प्राइसेस. क्या होता है जब स्कार्सिटी होती है, जब कमियां होती हैं, कमी के समय में अगर इस तरीके से बेचा जाए तो जो जमाखोर होते हैं वो क्या होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो उसे हॉर्ड कर सकते हैं. हॉर्ड मतलब जमाखोरी कर सकते हैं, बहुत सारी तादाद में खरीद लेना और फिर उसको कमी के टाइम में, ऐसे टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्राइस में बेचना. तो इससे तो नुकसान ही होगा ना सब्जेक्ट्स को, प्रजा को. तो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एंड शॉर्टेज, सॉरी, हाँ, सेकंड, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट्स, अगर मान लो कहीं सूखा पड़ा है उस टाइम क्या होगा, ग्रेन वॉज इन अबेंडेंस एंड नो शॉर्टेज वॉज फेयर. तो ये जो ग्रेनरीज बनाई गई थी, ये स्टोर हाउस बनाए गए थे, इसमें जो सामान रखा रहता था वो दूसरे काम में भी आता था. कि मान लो कभी सूखा पड़ा है तो सूखे पड़े में भी बेचारे कहाँ से लाएंगे, तो इतना प्रचुर मात्रा में, अबेंडेंस मतलब प्लेंटी अमाउंट में इतना ग्रेन होता था कि भाई वो वहाँ पे ऐसा नहीं लगता था कि हमारे पास शॉर्टेज है. वो इट वॉज लाइक अ स्ट्रिक्ट सिस्टम दैट गारंटीड इनफ, इतना इनफ होता था कि सभी को बिना किसी करप्शन के चीज़ें पहुंचाई जा सकें हर बंदे को. अलाउद्दीन खिलजी सेट अप अ डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड शाहाने मंडी. तो अलाउद्दीन ने एक और सेटअप किया डिपार्टमेंट का, जिस पर चार्ज रखा ऑफिसर को, किसी ऑफिसर को रख दिया, उसका चार्ज उसको दे दिया, जिसको हम कहते हैं शाहाने मंडी. इट वॉज हीज ड्यूटी टू प्रिपेयर द लिस्ट. अब उस बंदे का, उस ऑफिशियल का क्या काम होता था, क्या ड्यूटी होती थी कि भाई वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा हर कमोडिटीज़ की, अलग अलग कमोडिटीज़ की, हर वस्तु की, उसके प्राइस की. टू रजिस्टर मर्चेंट्स एंड टू कीप एन आई ऑन देयर एक्टिविटीज़. मर्चेंट्स होंगे व्यापारी, उनको भी रजिस्टर करेगा और उन पर बाकायदा नज़र रखेगा उनकी एक्टिविटीज़ पे. नहीं तो मर्चेंट्स क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो जमाखोरी भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा दाम पे भी बेच सकते हैं चीज़ों को, ज़्यादा कम दाम पे भी खरीद सकते हैं. ये चीज़ें ना हो तो हर चीज़ होनी है तारीफ लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा मतलब वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने सेट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है. तो इन पर नज़र रखी जाती थी. तो शाहाने मंडी आल्सो लुक्ड आफ्टर द रॉयल ग्रेनरी. अच्छा, शाहाने मंडी वो रॉयल ग्रेनरी को भी देखता था, जो पैलेस की जो ग्रेनरी है उनको भी नज़र रखता था. कंट्रोल द मार्केट्स, मार्केट को कंट्रोल करता था. एंड केप्ट अ कंस्टेंट चेक ऑन द वेट एंड मेजर्स. वो प्रॉपर हमेशा समय समय पर चेक करता रहता था कितना भार है, कितना क्वांटिटी है, कितना क्या है. तो ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी अलाउद्दीन खिलजी की हमने कंप्लीट की. और इस चीज़ को आप बार बार वीडियो सुन सकते हैं. अगर कुछ डाउट्स हो तो आप क्लास में पूछ लेना. आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, मैं इसे अब हो सकता है इवनिंग में भेजूं तो हम ये वाली पूरी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद दूसरी डायनेस्टी होगी. तो एक यही टॉपिक रह गया है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. अलाउद्दीन वाज अ ग्रेट पैट्रॉन आर्ट of architecture and literature. Many beautiful buildings were built during his reign. इसके टाइम पीरियड में, इसके शासन के टाइम पीरियड में, क्योंकि ये एक आर्ट का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, पैट्रॉन था, तो उसने क्या किया, उसने आर्किटेक्चर पर, लिटरेचर पर, लिखाई पर काफ़ी बहुत काम किया. सिरी फोर्ट एंड अलाई दरवाज़ा इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में सिरी फोर्ट है, अलाई दरवाज़ा है, वो इसने बनवाए थे. ही ऑल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज मीनार लाइक अ कुतुब मीनार. अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपकी कुतुब मीनार भी बनवाई थी. बट कुड नॉट फिनिश इट, पर वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया था. ही हैड मैनी ग्रेट पोइट्स, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स थे. एंड स्कॉलर्स, बहुत अच्छे स्कॉलर्स भी थे. इन हीज कोर्ट सच एज अमीर खुसरो. तो आप देखो इन पोइट्स में कितना हमने नाम सुना है अमीर खुसरो का, वो भी इनके पोइट में से एक पोइट्स थे. War of succession soon broke out
आफ्टर अलाउद्दीन्स डेथ। जैसे ही अलाउद्दीन की डेथ हुई, एक तरीके से वॉर जो है, बहुत सारी आक्रमण होना स्टार्ट हो गए। खुसराव खान वॉज द लास्ट खलजी रूलर। तो खुसराव खान इसके बाद एक लास्ट रूलर बना था, और गियासुद्दीन तुगलक डिफीटेड हिम एंड फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसका जो पहला रूलर है गियासुद्दीन तुगलक, इसने उसको मार दिया था। किसको मार दिया था? खुसराव खान को। और नई डायनेस्टी आई, वो है तुगलक डायनेस्टी। इसकी क्विक रिवीजन आप लोग फाइंड आउट करके रखेंगे, मैं क्लास में पूछूंगी सबसे, और हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है मैं इवनिंग में इसके बारे में आपको वीडियो भेज दूँ, नहीं तो हाँ, तो फिर यही हुआ कि फिर गियासुद्दीन तुगलक ने इस पर शासन किया। रिवीजन आप कर लेना, क्विक रिवीजन, और बाकी मैं वो आपके क्लास में पूछ लूँगी। ओके, बाय।